नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है टिकट का टेंशन। छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव के लिए पार्टी द्वारा तैयारियां तो की ही जा रही है, लेकिन इसके अलावा अब दोनों ही पार्टियों के बीच घमासान की स्थिति भी तेज हो गई है। प्रत्यारोप की राजनीति में इस बार विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। टिकट बंटने और टिकट कटने को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की सीटों को बचाने की समझाइश एक देती नजर आ रही है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब विधायकों के टिकट बांटने और विधायकों की टिकट काटने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान देते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 71 में से हो सकता है 2-4 विधायकों की स्थिति खराब हो, लेकिन सबकी स्थिति खराब नहीं है। कई ऐसे हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने ऐसे कई विधायकों का नाम के साथ जिक्र भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा भी जानती है कि सरकार की जितनी आलोचना की जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए विधायकों को टारगेट कर रहे हैं। तभी सरकार रिपीट होगी भाई। अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद पार्टी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घबराए हुए हैं। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारे 71 विधायकों की स्थिति मजबूत है और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें अपने विधायकों पर इतना ही विश्वास है तो विधायकों को टिकट देने के लिए किसी जिले में जाकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें टिकट देनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह ऊपर से बोल कुछ और रहे हैं और अंदर की बात कुछ और ही है। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और ये गोड बात के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि हमारे विधायकों की स्थिति मजबूत है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना ही अच्छा है और इतना अपने विधायकों के ऊपर में विश्वास है तो ना आपको जाने की ज़रूरत है जिला में, ना आपको बात करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके भी विधायक हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको टिकट देने के लिए मैं समझता हूं कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, उनको टिकट देनी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान के ठीक बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को कांग्रेस पर टिप्पणी करने की बजाय आत्मावलोकन करने का सुझाव देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के टिकट बांटने का अपना फॉर्मूला है और कांग्रेस उसी फॉर्मूले के आधार पर टिकट बांटती है। कौशिक जी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि अमित शाह इस बार उन्हें लड़ने लायक भी छोड़ेंगे या नहीं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के 13 विधायकों को आने वाले समय में भूतपूर्व होना बताया। हमारे यहाँ की टिप्पणी करने के बजाय आत्मावलोकन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष रहने के बावजूद भी बिल्हा में उनकी खुद की टिकट के संकट के बादल क्यों मंडरा है। कांग्रेस पार्टी का टिकट बांटने का अपना एक फार्मूला है। हमारी चुनाव समिति बन चुकी है। चुनाव समिति हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक टिकट बांटने का फार्मूला तय करती है। उसी फार्मूले के तहत हमारे यहाँ टिकट वितरण होता है। विधायकों की परफॉर्मेंस, टिकट बांटने और टिकट काटने को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के बीच सियासत और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस को सभी विधायकों को टिकट देने का सुझाव देती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा के 14 विधायकों को जल्द ही भूतपूर्व होना बता रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों की सियासत के बीच 2023 के चुनाव में कौन सी पार्टी ज्यादा विधायक बनाकर 2023 के चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर पाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।
और चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कांग्रेस नेता अजय साहू जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस नेता अजय साहू जी के पास चलते हैं। अजय साहू जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं कि अगर विधायकों की स्थिति इतनी अच्छी है तो इतना ही विश्वास है तो पूछताछ करके क्यों जिले में पूछताछ क्यों कर रहे हैं? आवश्यकता ही नहीं फिर पूछताछ करने की। घबराए हुए सीएम भूपेश बघेल, धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं। देखिए कविता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जी कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है, और जब जनादेश दिया है तो इसलिए दिया है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन हो, छत्तीसगढ़ में के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो। तो ये जो संवाद हो रहा है, ये जो भेंट मुलाकात हो रहा है, ये जो जिलों में जाकर के रायशुमारी हो रही है, तो ये जो हम योजनाएं बनाते हैं वो कहां तक ग्राउंड जीरो में उसकी धरातल में स्थिति क्या है, इसका एक तरीके से कहीं ना कहीं आकलन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और मुझे तो बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 साल में जितने दौरे किए हैं उतना दौरा अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह ने जितना दौरा नहीं किया होगा उससे ज्यादा दौरे इन्होंने 4.5 साल में किए हैं। तो जिलों में जाना हमारी प्राथमिकता इसलिए है, लोगों से बात करना हमारी प्राथमिकता इसलिए है कि हमने जो योजनाएं बनाई है उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है। अब रही बात विधायकों की, करते हैं हमारी सरकार वापस आ रही है। छत्तीसगढ़ की जो जनमानस है ये स्वयं इस बात को कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने अपने पहले टेन्योर में 85 से अधिक तहसीलों का निर्माण किया है, जिसने तहसीलों का निर्माण इसलिए किया है कि जो गांव के जो लोग हैं उन्हें अपने जो रोज के काम है उसके लिए दर दर भटकना ना पड़े, उनके लिए सुगमता का एक रास्ता बने। हमारी सरकार ने हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने पूंजीपतियों से जमीन लेकर के आदिवासियों को देने का काम किया। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के समय में केवल 7 वनोपज खरीदे जाते थे, हमने 35 से अधिक वनोपज की खरीदी की। वन तो वही थे, वनोपज वही थे, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। तो हमारी पार्टी में जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए समितियां बनाई जाती है, उसके लिए गुण दोष के आधार पर एक एक नाम पर चर्चा होती है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। नाम जो है वो ब्लॉक स्तर से जिले में और जिले स्तर से फिर प्रदेश चुनाव समिति के पास आते हैं और चुनाव समिति फिर उस पर निर्णय लेती है और उन नामों का एक पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाता है। ये सारी चीजें जो एक प्रक्रिया है उसके तहत की जाती है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी वो प्रक्रिया होगी और जीतने वाले जो विधायक हैं निश्चित तौर पर हम उन्हें टिकट देंगे। कहीं कोई किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या फिर किसी के खिलाफ नाराजगी की स्थिति नहीं है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत करके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को खास तौर पर इंगित करके कहा और नाम तक उन्होंने गिनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो आज 13 सीटों में सिमट चुकी है उसे अपनी चिंता करनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि वो इस बार बिल्हा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अजय चंद्राकर जी कर पाएंगे कुरुस का प्रतिनिधित्व कि नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये संशय बना हुआ है। जिस तरीके से अमित शाह आते हैं और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है, ननकीराम कंवर को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में की जो भाजपा है वो बदहवास है, वहां भगदड़ मची हुई है। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि जो बीजेपी है अपनी चिंता करे, कांग्रेस की नहीं। मुकेश शर्मा जी, आपने सुना अजय साहू जी को, क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने घर को संभालने की आवश्यकता है? मुकेश शर्मा जी, क्यों ऐसा लगता है कि जो विधायक है कमजोर है? भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, सभी विधायक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सभी मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपने सभी विधायकों को वो टिकट देने जा रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 2-4 विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये उन्हीं की बात है, उन्होंने कहा है। और ये 2-4 से 14-24 होने में ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जब अपने लोगों को टिकट देने के लिए केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बात करती है
तो वो भी दिल्ली की बात करती है। जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता छत्तीसगढ़ में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अचानक खलबली मचती है, घबराहट आता है कि क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं, और फिर मजे की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी चुनाव लड़ना है। ये भी हमने निश्चित नहीं किया, इन्हीं के विधायकों ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है। उसके बाद इनके पदाधिकारी एक के बाद इस्तीफा दे देते हैं। इनके प्रदेशाध्यक्ष ध्यानाकर्षित करते हैं कि भाई भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है और बंदरबाट चल रहा है। इनके मंत्री जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गरीबों को आवास नहीं दिला पाए और इसलिए वो अपने उस मंत्रालय से इस्तीफा देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति कांग्रेस में गड़बड़ है, उनको सोचने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव रहता है तब, चुनाव नहीं रहता है तब, तो संगठन के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और चुनाव है, पूरे गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं। और अभी भी हमारे सभी क्षेत्रों के लोग लगातार लगे हुए हैं, चुनाव के दृष्टि से काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि वो संतुष्ट नहीं है। जनादेश की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई, तो मैं उनको याद दिला दूं, जो बात करके आपको जनादेश मिला था तो वो बात पूरी नहीं की है, तो उसका जवाब भी इनको जनता के सामने देना है। इसलिए घबरा भी रहे होंगे कि जाएंगे और लोग पूछेंगे भाई अब तो पूर्ण शराबबंदी की बात किए थे, करोड़ों महिलाएं हैं, वो पूछेंगी आपने तो कहा था कि पूर्ण शराबबंदी होगा, साल में 4 सिलेंडर आप देने वाले थे, वो कहाँ है? वृद्धावस्था पेंशन देने वाले थे 60 वर्ष से ऊपर वालों को 1000 रुपए, 75 से ऊपर वालों को 1500 रुपए, वो भी पूछेंगे। तो घबराहट तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में होना है, क्योंकि अब उनको जवाब नहीं कहा गया। ठीक है, ये अपनी पीठ थपथपाते रहे, योजनाएं कागजों पे दिखाते रहे, लेकिन जो वादा करके आए थे उन वादों को तो इन्होंने पूरा ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिरुद्ध दुबे जी। शर्मा जी उनके पास चलते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी, किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई जो कांग्रेस विधायक है उनकी स्थिति मजबूत नहीं है? एक तरफ सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि स्थिति मजबूत है 2-4 लोगों को छोड़कर। देखिए कविता जी, जब छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय जनता कांग्रेस के विधायक थे अजीत जोगी जी, जनता कांग्रेस से जीते थे। तो उन्होंने विधानसभा में एक लाइन कही थी कि ये जो बहुमत मिला है 68 सीट का, वो ऐतिहासिक है और ऐसा बहुमत अब शायद ही किसी पार्टी को मिले जो 68 मिला। और 68 आप तो यह है कि उपचुनाव होने के बाद जो है कांग्रेस के 71 विधायक हैं जी। और हाल भूपेश बघेल जी ने जैसे कहा कि 3 या 4 या 2-4 जो है वो उनका कमजोर प्रदर्शन हो सकता है, बाकी मजबूत है। ये एक बुद्धिमतापूर्ण जो है बयान है जी। किसी भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि हमारे ये कमजोर है, हमारे वो कमजोर हैं? उनको तो प्रेजेंट वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन जो समाचार पत्रों में, छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चीजें आ रही है और अलग अलग चीजें जो देखने को जो मिल रही है, तो उससे ये आकलन किया जा सकता है, ये बताया यही जा रहा है कि जो कांग्रेस का सर्वे हुआ था, गोपनीय सर्वे की कोई बात ऐसे सार्वजनिक तो होती नहीं है जी। तो उसमें यह बताया जा रहा है कि 39 लोगों का जो है विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर है। उनमें 4 मंत्री भी हैं जी। लेकिन सर्वे को आखिरी इसलिए नहीं माना जा सकता कि अभी 3.5-4 महीने अभी भी चुनाव को वक्त है और उसमें भी बहुत चीजें कई बार बदल जाती है जी। अब रही बात, आपने पूछा कि इस दोनों की बातों को सुनने के बाद किस तरह देखते, तो रही अब भारतीय जनता पार्टी की बात। अब ये भारतीय जनता पार्टी एक समय में 50 और 51 ऐसे आंकड़ों के साथ सरकार बनाया करती थी। 2018 में इनके मात्र 15 विधायक चुनकर आए और उसमें भी जो भी परिस्थिति जन्य जैसा भी रहा, आज भारतीय जनता पार्टी की जो है 13 विधायक हैं। तो वहां ये जो है संकट रहेगा प्रत्याशी चयन का। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटने का पूरा प्रयास करेगी, पूरा जोर लगाएगी। तो बहुत बारीकी से उसे देखना पड़ेगा कि किन चेहरों का चयन किया जाए। मैसेज तो शुरू से यही आ रहे हैं कि अब जो है अधिकांश जो है यूथ की तरफ ध्यान रहेगा और युवाओं को टिकट मिलेगी जी। अगर कहीं युवाओं को टिकट मिलेगी तो पुराने फिर किन कद्दावर लोगों की टिकट कटेगी जी।
ये भी बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा है। फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि कुछ ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को संभाल कर रखेगी और लोकसभा चुनाव में उन चेहरों को आजमाएगी जो विधानसभा चुनाव लड़ते रहे थे जब मंत्री बनते रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर चर्चाओं का दौर अभी इस तरह का चल रहा है और अभी बहुत रोचक मोड़ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति खड़ी है। जी बिल्कुल। अजय साहू जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ऊपर से सीएम भूपेश बघेल कुछ और बोल रहे हैं और अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बात कही उसका आशय ये था कि हमारे 71 विधायक हैं जी। हो सकता है अगर किसी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उसकी संख्या बमुश्किल 2, 4, 5 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं है। उनकी इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लिया, ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे काबिल मित्र मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। तो हम घबराएंगे क्यों? क्योंकि हमने इन 4.25 साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं हम लगातार जनता के बीच में गए हैं और जनादेश मांगा है। जनता ने हर बार हमें सर्टिफिकेट दिया है, जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुक्की खानी पड़ी है। जो अपने 15 साल के सुशासन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 15 वर्षों में हमने काम किया, लेकिन उन कामों को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकत है चुनाव में जाने की? क्या वो ये गिनाएंगे कि हमने बस्तर के आदिवासियों को से वादा किया था कि हम उनको जर्सी गाय देंगे जो 10 लीटर दूध देगी? हमने बस्तर के प्रदेश के आदिवासियों से कहा था कि हर आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, क्या उन्होंने नौकरी दी? तो इस तरीके की जो इनकी जो घोषणाएं रही हैं, इन्होंने किसानों से कहा था 2100 रुपए में धान खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, कुछ भी नहीं किया। लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ को का शोषण करने का काम। ये भी आरोप तो बीजेपी भी लगा दी है कि घोषणाएं की लेकिन उसे लाए नहीं आप लोग, यही अभी मुकेश शर्मा जी भी बोल रहे थे। देखिए कविता जी, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जो जो कहा उसको हमने पूरा किया है। हमारे 99% से के लगभग हमने जो वादा जनता से किया था उसे हमने पूरा किया है और उसका पूरा एनालिसिस बनाकर हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भेजा है, अपना घोषणा पत्र भी भेजा है और जिसे हमने पूरा किया है उसे भी भेजा है और उनसे कहा भी है कि आप अपने संकल्प पत्र को भी एक बार निकाल करके पढ़िए। 2003 का संकल्प पत्र, 2008 का संकल्प पत्र, 2013 का संकल्प पत्र और 2018 के बाद तो आप कहीं के रहे नहीं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता आदिवासी जो चेहरे हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नंद कुमार साय जी का इन्होंने इतना अपमान किया, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। आज ननकीराम कंवर जी के साथ क्या हुआ? कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से उनको हकार करके भगाया गया। मुकेश शर्मा जी क्या कुछ जवाब देंगे? पार्टी को और पूरे इनके नेतृत्व को आदिवासी समुदाय का अपमान करने में बड़ा मजा आता है। मुझे समझ में ये बात नहीं आती आदिवासी समुदाय से नफरत क्यों है। कविता जी कहीं न कहीं ये कह तो रहे हैं, इनको अपनी बात, अपना उपलब्धि गिनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में दोषारोपण करके और उसको छुपाना जो चाह रहे हैं, इससे समझ में आता है। ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक है, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है जो बार बार अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं? नहीं, अभी कहा ना अजय साहू जी ने, मुलाकात मुकेश शर्मा जी, अजय साहू जी ने कहा ना कि जो घोषणाएं थी उसे दूसरी बात कविता जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, पिछले चुनाव 2018 के बाद में लोकसभा के चुनाव हुए और इनके मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ही अनेक विधानसभा लोग हार गए थे। रिजल्ट देखेंगे आप तो 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इनको भी याद करना चाहिए, ये शायद भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इन कांग्रेस पार्टी की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोग कांग्रेस पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है, इनके सारे काम कागजों में है। अच्छा मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, बीजेपी कह रही है, मुकेश शर्मा जी वास्तविक में जाके देखेंगे तो कहीं काम दिखता नहीं।
एक भी योजना, मैं आपको बताऊं, इनके जन घोषणा पत्र के 19 बिंदु, 36 में से 19 बिंदु, ये आकलन कर ले, 19 बिंदु। लेकिन आकलन करने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र भेजे है ना, बीजेपी को भी। मेरे पास जन घोषणा पत्र है, हम बार बार याद दिलाते हैं, हम याद दिला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी इनका था कि नहीं घोषणा पत्र में? पूर्ण शराबबंदी। छोटा जवाब लेंगे, तो क्या छोटा सा। दिक्कत हुआ? अजय साहू जी, बार बार शराबबंदी का मुद्दा उठता है। रुक जाइए मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, नगरीय निकाय टैक्स को आधा करने मुकेश शर्मा जी, बार बार ये शराब का मुद्दा उठता है, शराबबंदी का क्या हुआ? छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या घोषणा पत्र में था ये? और देखिए कविता जी, शराबबंदी हमारे जन घोषणा पत्र में था, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होकर रहेगी, लेकिन आपको तुलना करनी होगी। ये वही छत्तीसगढ़ है जो गोवा के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 2018 तक प्रति व्यक्ति शराब की जो खपत थी वो हिंदुस्तान में गोवा के बाद नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ आता था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में हमने किस तरीके से 100 दुकानें बंद की और जन जागरण फैलाया, जन जागरण के माध्यम से लोगों से अपील की, और आज स्थिति ये है कि प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ 18वें नंबर में है। आपकी झुंझलाहट बता रही है कि आप पहले ही हार मान चुके हैं। शर्मा जी, जब आप कह रहे थे तो हम सुन रहे थे, सुनने का साहस रखिए। ये घोषणा की बात कर रहे थे 2014 में, ये लोकसभा की बात कर रहे थे। इन्होंने बताया अभी कि हमारी सरकार में आने के बाद में लोकसभा के चुनाव में हमने लूज किया। तो 2000 जब चुनाव हुए लोकसभा के, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहा है 11 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में आएंगे, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। अजय साहू जी, नीचे आ जाएंगे क्या? भारतीय जनता अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलेंगे। मुकेश शर्मा जी, सवाल है, कर सकती है जी कविता जी। जनता को जो कविता जी बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। मुकेश शर्मा जी शांत हो जाइए। मुकेश शर्मा जी शांत हो जाइए। पूछिए कविता जी। बोलिए। जी क्या कुछ आप कहेंगे? अनिरुद्ध दुबे जी, आपने दोनों की बातें सुनी, क्योंकि बार बार मुद्दा जो है शराबबंदी का मुद्दा उठ रहा है। घोषणा पत्र में शराबबंदी का भी मुद्दा था। देखिए कविता जी, निश्चित रूप से घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा था आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है और अभी भी जो आवाज बुलंद किए हुए, और निश्चित रूप से चुनाव में एक बड़ा मुद्दा तो होगा। लेकिन सवाल है कि कोई एक मुद्दे से जो है आप जो है निशाना नहीं साध सकते। आपको अपने कमान में बहुत सारे तीर रखने होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अपने स्तर पर दिख रही है। बात करें कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े चेहरा आज की तारीख में तो भूपेश बघेल जी हैं, लेकिन ऊपर जो दिल्ली में बैठे हुए नेता है, ये भी मानकर चल रहे हैं कि कहीं कोई आंतरिक जो है कहीं कुछ आंतरिक मतभेद ना पनपे, कुछ ऐसी स्थिति है कहीं कुछ डावाडोल न होने पाए, तो उन्होंने प्रयोग के तौर पे टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र से दीपक बैज जी जो सांसद भी हैं, उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से जो हटे मोहन मरकाम जी, उनको मंत्री बनाया। तो आज की तारीख में देखिए, बस्तर को साधने की एक जो है कांग्रेस की कोशिश थी। और दूसरी बात यह है कि बस्तर का संतुलन जो कांग्रेस का इस तरीके से दिखता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर, मोहन मरकाम मंत्री बस्तर, कवासी लखमा मंत्री बस्तर, और तो और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम बस्तर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक थोड़ी विडंबना रही, 15 साल सरकार रही, लेकिन वहां जो है एक लीडरशिप और उभर कर आनी थी, वो नहीं आ पाई। तो लता हुसैंडी जी को उपाध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो कि पूर्व मंत्री रही है और बस्तर की रही है। तो भाजपा की ओर से एक दूरदर्शिता दिखाई गई है। ठीक है, अनिरुद्ध दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जोड़ने के लिए, और मुकेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और अजय साहू जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जोड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।